अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के एक नए गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये नया गुण क्या है? वो है आपका प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए आप लोग पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसमें हो क्या रहा था कि यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी अपारदर्शी और चिकने माध्यम से टकरा रही थी तो पुनः उसी माध्यम में वापस आ जा रही थी। लेकिन आप लोग इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि यदि जो आपका अपारदर्शी माध्यम है वो पारदर्शी बन जाए तो क्या होगा? उस अवस्था में आपका प्रकाश उसी माध्यम में चली जाएगी जो आपका दूसरा माध्यम है। ठीक है, यानी कि यदि प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम से चलकर किसी अन्य समांग माध्यम में ही प्रवेश कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में एक सामान्य घटना होती है कि जो प्रकाश का मार्ग होता है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कुछ झुक जाती है या फिर फैल जाती है। तो हम लोग आज के वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ही सब बातें करेंगे। ये आपका प्रकाश का एक नया गुण है जिसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए, यदि आपकी प्रकाश की किरण रहे या प्रकाश किरण पुंज ही आप लोग कह लीजिए, वो किसी एक समांग माध्यम से तिरछी चल रही है, आपतित हो रही है और किसी दूसरी समांग माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो आप लोग देखेंगे कि उसका जो मार्ग है वो सीधा न होकर कुछ विचलित हो जाएगा। ठीक है, कुछ झुक जाएगा या फिर फैल जाएगा। ये आपका माध्यम जो है इसे हम लोग माध्यम फर्स्ट कह सकते हैं, प्रथम माध्यम। और आपका ये जो है ये आपका द्वितीय माध्यम हो गया। ठीक है, आपका जो प्रथम माध्यम है वो वायु है, एयर, और जो आपका ये है ये ग्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो किरण आ रही है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जो अपवर्तन के पश्चात किरण जा रही है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। जो ये किरण का पहला वाला मार्ग था ये है, ये आपका जिस बिंदु पर ये आ रही है इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। और इस पृष्ठ से, जो पृष्ठ दोनों माध्यम को अलग कर रही है, उस पृष्ठ के लंबवत और आपतन बिंदु से खींची गई लंब को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग परावर्तन में देखे थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण, और इसे हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल आई से। फिर अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसे दर्शाते हैं स्मॉल आर से। इसमें आपको एक नया चीज मिलेगी कि जो पहले वाला मार्ग था
प्रकाश का और जो अपवर्तन के पश्चात है उसके बीच में जो आपका एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे हम कहते हैं विचलन कोण और उसे दर्शाते हैं हम लोग सिग्मा से। ठीक है, ये आपका हो गया सिग्मा, ये विचलन कोण है, ये अपवर्तन कोण और ये आपका जो है आपतन कोण है। ठीक है, इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से प्रवेश कर रही है सघन माध्यम में, तो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसके विपरीत यदि आपकी प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है विरल माध्यम में, तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज किसी समांग माध्यम से चलकर किसी अन्य समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये प्रकाश की एक घटना है। आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इस प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो प्रकाश का पूरा भाग है वो अपवर्तित नहीं होता है, बल्कि कुछ भाग का परावर्तन भी होता है। ठीक है, कुछ भाग का परावर्तन भी हो जाता है। ठीक ना, ये आपका अपवर्तन में दोनों घटनाएं होती हैं। ये आपका हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में नियम देखे थे, ऐसे ही आपका प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपका जो पहला नियम है वो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ज्या मीन्स क्या होता है? साइन होता है, साइन का हिंदी ज्या होता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। उन्होंने बताया कि साइन आई अपान साइन आर का जो मान होता है वो किसी भी दो माध्यम के लिए हमेशा क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, इसे हम लोग दर्शाते कैसे हैं? n/1 से। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। n/1 से कैसे दर्शाएंगे हम लोग? कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस माध्यम के सापेक्ष है उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। यानी कि प्रकाश फर्स्ट माध्यम से सेकंड में प्रवेश कर रही है तो आपका निकलेगा सेकंड का अपवर्तनांक और पहले के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि जिसमें प्रकाश प्रवेश करेगी उसका निकलेगा अपवर्तनांक और जिसमें से आ रही होगी वो सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक को लिखने का एक और तरीका है, n/1 को हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, वो आपका है 1n/2। किसी किताब में आपको ऐसे भी लिखा है। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है कि आपको जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसे आप लोग n के बगल में लिखेंगे, यानी कि n के बाद लिखेंगे छोटा सा बेस पे, और जिसके सापेक्ष होगा उसे आप चाहे तो पहले लिख दें या फिर इस रूप में लिखना है तो लास्ट में लिख दीजिए, लेकिन जो आपका ये है ये आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आपका सेकंड नियम हो गया, अपवर्तन के दो नियम हो गए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं इसमें अपवर्तन में। कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो केवल उसके एंगल पर ही निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
यानी कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जा रही है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। ये आपका बराबर होता है V1 अपान V2 के भी, V1 अपान V2, ठीक है। और यही बराबर होता है आपका लेमडा 1 अपान लेमडा 2 के। अब यहाँ पर V1 V2 और लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है इसको समझ लीजिए। आपका जो V1 और V2 है ये क्रमशः प्रकाश की चाल है, स्पीड है। पहला वाला है V1 पहले माध्यम में और आपका V2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऐसे ही जो आपका लेमडा 1 और लेमडा 2 है ये आपका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। लेमडा 1 जो है आपका पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है और लेमडा 2 जो है वो आपका सेकेंड माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। एक बात है जो नोट करने वाली है कि यदि प्रकाश का अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, इन दोनों अवस्था में आपका जो प्रकाश की आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश की स्पीड और प्रकाश का वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, लेकिन प्रकाश का जो आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। परावर्तन की घटना में जो होता है आपका प्रकाश की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। वही जैसे आपका पहले होता है वही परावर्तन के पश्चात भी रहता है। तो आपका ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूले को हम लोग प्राप्त करेंगे अगले लेसन में, जिसमें हम लोग हाइगेंस के वेव थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका इसे प्रूव करेंगे। अब हम लोग समझते हैं माध्यम के बारे में। माध्यम यानी कि आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निरपेक्ष को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंडेक्स नंबर, और आपका जो दूसरा है वो है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक ये जो आपका है इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी ऐसा कोई माध्यम रहे जिसमें प्रकाश को हम लोग ये मानते हैं कि वो सीधे निर्वात से आकर उस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि जो आपको लेना है किसी के सापेक्ष वो आपका निर्वात रहे, जहाँ पर वायु न रहे, तो उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कि यदि जल का निकालना है हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक तो उसे हम लोग लिखेंगे NW केवल। इसका मतलब है कि इसमें जो आपका पहला वाला माध्यम है वो कोई माध्यम न होकर बल्कि निर्वात है, ठीक है। ऐसे ही आपका हो गया NG, यानी कि जो ग्लास का अपवर्तनांक है ये भी क्या है निरपेक्ष है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। इसमें केवल आपका एक ही माध्यम रहेगा क्योंकि ये निरपेक्ष है। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, इसमें निर्वात की अपेक्षा कोई आपका माध्यम रहेगा। जैसे प्रकाश और हवा से चली जाए, एयर से चली जाए आपका ग्लास में, तो इसे हम लोग कहेंगे आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसे दर्शाएंगे कैसे हम लोग NGA से, यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष NLG, यानी लिक्विड का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष NWG, यानी वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, ठीक है। ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है और ये सब आपका
निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपका केवल एक ही माध्यम रहेगा और जो दूसरा माध्यम है वो आपका क्या रहेगा, निर्वात रहेगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन की कुछ घटनाएं। अपवर्तन की कुछ दैनिक घटनाएं, दैनिक घटनाएं जो हम लोगों के जीवन में रोजाना बीत रही हैं, सब घटनाएं अपवर्तन की, उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला ही है कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों को, उसका जो रीजन है वो क्या है, वो आपका है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आपकी तारे हैं वो हम लोगों से बहुत ही करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो उनसे जो आने वाला प्रकाश है वो अपवर्तित होकर आता है। जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस समय वो वायुमंडल की कई लेयरों से, कई परतों से होकर के आता है हमारी नेत्रों पर। तो यदि जो आपके लेयर हैं हवा के, वायुमंडल के, उसमें यदि बदलाव होता रहता है, ठीक है, उसमें यदि बदलाव हो रहा है तो आपका जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो भी चेंज होता रहता है। इस वजह से कभी प्रकाश हमारे नेत्रों पे पहुंच पाता है और कभी नहीं पहुंच पाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना। यानी कि यदि आपका जबकि सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब हमको टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनसे जो आने वाला प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आता है, क्योंकि ये हम लोगों के बहुत ही पास हैं तारों के अपेक्षा। आपका जो दूसरा नंबर पे है वो है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देते रहना। ठीक है, ये भी आपका रीजन है अपवर्तन का। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हैं, कोई लोग खड़े हैं। यदि प्रकाश यहाँ से चले सूर्य का, तो यहाँ से होगा क्या कि प्रकाश ऐसे आपका चलेगा, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की वजह से अब हमारा जो प्रकाश है हमारे यहाँ ये आके तिर्यक आएगा हमारे नेत्रों पे। अपवर्तन की वजह से प्रकाश झुक जाएगी वायुमंडल में आकर और हमारे नेत्रों पे पहुँच जाएगी। तो सूर्योदय से पहले ही हमको सूर्य यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या घटना होता है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देते रहना। ये केवल रीजन किस वजह से है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होती तो ये घटना संभव न होती, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल के कारण ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका है और दैनिक उदाहरण कि आप लोग देखे होंगे कि यदि हम लोग पानी भरे गिलास में कोई पेंसिल कलम डाल दें तो उसे वो आप लोग को टूटा हुआ या तिर्यक दिखाई देता है। उसका भी रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि प्रकाश जब जल से होकर हवा में आती है तो वहाँ पर वह विलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें जो है पेंसिल का टूटा हुआ चीज दिखाई देता है। ऐसा आभास होता है कि पेंसिल टूटी हुई है, जबकि वास्तव में पेंसिल सीधी होती है। लेकिन ये आपका रीजन किसकी वजह से है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये आपकी हो गई प्रकाश की अपवर्तन की कुछ घटनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे कुछ, पहले हम लोग कुछ देख लें प्रयोग, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप लोग इमेजिन करिए कि ये ग्लास है और यहाँ पर एयर है। यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ग्लास में प्रवेश कर रही है, तो ये झुक जाएगी, ये झुक जाएगी। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं, यानी प्रकाश को और तिर्यक भेजें, तो भी ये ऐसे न जाकर कुछ झुक जाएगी। यदि हम और बढ़ाएं तो भी ये कुछ झुकी ही रहेगी।
अब यही घटना हम लोग उल्टा दोहराते हैं, यानी अब हम लोग ग्लास में से प्रकाश को हवा में भेजते हैं। तो देखते हैं इस समय क्या होगा। ये आपका ग्लास है, कांच है। अब यहाँ से हम लोग प्रकाश को भेजेंगे हवा में। तो देखिए ये आपका तिर्यक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ग्लास में से, ये अभिलंब है। और यहाँ पर ये इसका मार्ग होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ फैल जाएगी क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रही है। ठीक है। अब यदि हम आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो आपका ये जो है ये और फैल जाएगा। यदि हम और बढ़ाएं तो ये ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि अब जो आपका अपवर्तन कोण का मान है वो 90 अंश हो जाएगा, अर्थात ये जो आपकी तल है जो कि माध्यम को अलग कर रही है इस पर होके निकल जाएगी। ठीक है। यानी कि जब आपकी जो प्रकाश की किरण है यदि वो विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है तो हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो इस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि हम सघन माध्यम से विरल में प्रकाश को भेज रहे हैं उस अवस्था में आप देख रहे हैं आपतन कोण का मान बढ़ाने पर जो आपका अपवर्तन कोण का मान है वो 90 अंश हो रहा है। इसी आपतन कोण को जितने पर ये आपका अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, अब क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि इस आपतन कोण से मान हम ज़्यादा बढ़ा दें इसका आपतन कोण का मान तो ये प्रकाश का अपवर्तन न होकर अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण वाली घटना केवल आपका तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, नहीं तो ये संभव नहीं है। ठीक है। तो आपका क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या हो गया कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह आपतन कोण जिस पर आपके अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी उस आपतन कोण को हम क्या कह देंगे, क्रांतिक कोण। ठीक है। तो चलिए देखें हम लोग क्रांतिक कोण के लिए। यदि आपका ये माध्यम ग्लास है और ये एयर है तो आपका हो जाएगा स्नेल के नियम से NaG बराबर आपका हो जाएगा क्या, sin I अपान sin R। ठीक है। NaG बराबर आपका हो जाएगा, अब चूंकि आपका ये इससे हम कर रहे हैं हम अब क्रांतिक कोण तो ये आपका हो जाएगा sin IC मतलब क्रांतिक कोण, क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल, अपान sin R का मान कितना हो गया है आपका 90 अंश। ठीक है। और आपको पता है कि sin 90 का मान होता है 1। यहाँ से हो जाएगा NaG बराबर sin IC, क्योंकि sin 90 बराबर 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग इसको उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 अपान n, इससे हम लोग लिख सकते हैं GA बराबर हो जाएगा sin IC। ठीक है। या आपका फार्मूला हो गया क्रांतिक कोण का, या तो फिर आप कह सकते हैं कि NGA बराबर 1 अपान sin IC। ठीक है। ये आपका संबंध हो गया क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में। चलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि ये कैसे आपका अपान में उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका है NaG और यहाँ पर 1 अपान NGA। तो इसे आप लोग समझ लीजिए ये क्या है,
यदि हम लोग कोई ऐसा माध्यम रहे कि हवा से प्रकाश प्रवेश करे कांच में और फिर कांच से निकल जाए हवा में, ठीक है, एयर से गया ग्लास में, ग्लास से आ गया एयर में, तो आपका ये वाला एंगल है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। ये वाला ही आपका हो जाएगा यहाँ पर आपतन कोण और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण आई, क्योंकि जितने एंगल पे ये आपका आया है आपतित प्रकाश की किरण, यदि हम पुनः उसी माध्यम में भेजें तो आपका उतने ही एंगल पर निकल जाएगा। इस अवस्था में आपका आई और ये आई आपका बराबर होंगे, ठीक है। यदि हम निकालें यहाँ से ग्लास का अपवर्तनांक तो आपका हो जाएगा कितना, स्नेल के नियम से एन जी ए बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ये समीकरण 1 मान लीजिए आप लोग। अब अगर यहाँ से निकालें हम लोग एयर का अपवर्तनांक तो आपका हो जाएगा एन ए जी बराबर साइन आर बटे साइन आई, क्यों, स्नेल के नियम से ये आपका आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। समीकरण 1 और 2 का यदि हम गुणा कर दें तो आप लोग देख रहे हैं साइन आई और साइन आई कट जाएंगे, साइन आर और साइन आर कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा एन जी ए बराबर गुणे एन ए जी बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एन जी ए बराबर 1 अपान एन ए जी, यानी कि आपका जो अपवर्तनांक है ग्लास का एयर के सापेक्ष वो उल्टा होता है, इनवर्स होता है 1 अपान आपका जो एयर का अपवर्तनांक है ग्लास के सापेक्ष, ठीक है। इसी फार्मूले से आपका वो वाला हुआ था क्रांतिक कोण में। एक चीज आप लोग यहाँ पर और समझ लीजिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, आपका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है सापेक्ष अपवर्तनांक है, मान लीजिए n2 1, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ये आपका इक्वल होता है n2 अपान n1 के, यानी माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपान माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है। ये आपका संबंध है निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल परावर्तन रिफ्लेक्शन, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, उस अवस्था में यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उस अवस्था में आपका जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित न होकर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चीज आपको इसमें ध्यान देना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव हो सकती है जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। जैसे यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेश कर रही है तब ये घटना संभव है, किंतु यदि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश कर रही है तब ये संभव नहीं है, क्योंकि हवा आपका विरल माध्यम है और जबकि आपका कांच जो है सघन माध्यम है, ठीक।
ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आपका आज हो गया पूर्णांति परावर्तन, क्रांतिक कोण हो गया और प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है।